Hello students, good morning. Today I am discussing about behavior therapy. Behavior therapy one of the psychotherapy में very important topic है. Mostly एग्जाम्स में एनुअल एग्जाम्स में थेरेपीज में यही थेरेपी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. So that's why I am discussing very in detail about behavior therapy. Behavior therapy में टेक्निक्स दिया गया है. ये टेक्निक्स आपको याद रखना चाहिए, समझना चाहिए. यही टेक्निक्स आप एग्जाम में लिखेंगे तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेंगे. सीधा कंटेंट लिखने से नहीं मिलता है. यहाँ पर आपको जितना भी टेक्निक्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करने से आपको अच्छा मार्क्स मिलता है. चलिए हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है. बिहेवियर थेरेपी इज ऑल्सो वन ऑफ द साइकोथेरेपी है. यहाँ पर मेन फोकस रहता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, दैट इज फॉल्टी बिहेवियर की मॉडिफिकेशन में, और नॉर्मल पर्सनालिटी में कोई चेंजेस नहीं करेंगे. और यहाँ पर थेरेपिस्ट पेशेंट्स के अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स के ऊपर कोई चांस नहीं लेता है. सिर्फ उनकी जो भी माल अडॉप्टिव बिहेवियर्स हैं वो सिम्टम्स को एलिमिनेट करके अच्छा बिहेवियर को लाता है. ये साइकोथेरेपी है. देन हम देखते हैं साइकोथेरेपी की बिहेवियर साइकोथेरेपी की टेक्निक्स. इसमें पहला है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, सेकंड सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, थर्ड अवर्शन थेरेपी, fourth, assertiveness training, fifth, cognitive behavior therapy, sixth, implosive or flooding therapy, seven, positive reinforcement. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में भी सब टाइप्स हैं, सब टेक्निक्स हैं. दो सर रेस्पॉन्स शेपिंग, मॉडलिंग, टोकन इकोनॉमी. हम डिस्कस करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन. बिहेवियर मॉडिफिकेशन में दूसरा हम सिंपल एक्सटिंक्शन भी बोला जाता है. Extinction is nothing but there is a simple exit for the behavior. जो मॉल अडॉप्टिव बिहेवियर के लिए एग्जिट है जिसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन. यहाँ पर थेरेपिस्ट एक बिहेवियर को सिखाता है. जो बिहेवियर है वो लाइफ लॉन्ग के लिए यूज करना चाहिए. जो माल अडॉप्टिव बिहेवियर है उसको रिमूव करना चाहिए. यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है यू विल यूजिंग द टेक्निक फॉर लॉन्ग टाइम. सो जो भी लर्न बिहेवियर है वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना पड़ेगा. आप लॉन्ग टाइम के लिए याद नहीं रखेंगे, ये लर्न बिहेवियर वेस्ट हो जाता है. वैसे ही है माल अडॉप्टिव बिहेवियर को एलिमिनेट करना है. सो लॉन्ग टाइम माल अडॉप्टिव बिहेवियर को मेंटेन करना भी भूल जाना चाहिए. जो भी आप सीखते हैं उसी बिहेवियर को अप्लाई करना रहता है. सो इट इज वेरी इफेक्टिव. मतलब बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज वेरी इफेक्टिव when reinforcement is being used without the knowledge of the affected individual. यहाँ पर पेशेंट को ये मालूम ही नहीं होना चाहिए कि he is using the behavior modification. उनको ऐसी उनकी जो भी मालाडॉप्टिव बिहेवियर्स को एलिमिनेट करके अच्छा बिहेवियर को लाना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट बिहेवियर मॉडिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटी सी बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं. जब छोटा सा बच्चा अपना नाखून को मुंह से काटते रहती है, माँ गुस्सा से देखने से उनको पता चल जाता है कि ये बैड हैबिट है. सो बाय दिस द मदर एंगर कैन ग्रेजुअली रिमूव द मालअडॉप्टिव बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन. वैसे ही कुछ अच्छा काम में बच्चे को एंकरेज करना है तो उनको कुछ लालच दिखा के, जैसे आपने इस बार क्लास में फर्स्ट आएगा तो आपको ये आपकी पसंद की चीजें खरीदारी करके दिया जाएगा, वैसा पॉजिटिवली भी उनको एक कर सकते हैं. यहाँ पर 2 है, एक है पनिशमेंट, एक है रिवार्ड. सो इट इज डेफिनेटली एक्सप्लेन्स अबाउट द क्लासिकल कंडीशनल थियरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड. सो ये चीज आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन में साइकोथेरेपिस्ट अप्लाई किया जाता है. हम सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन पहला जोसेफ वुल्फ ने डेवलप किया है. ये थेरेपी का मेन ऑब्जेक्ट होता है किसी तरीका की फियर और एंजाइटी को रिमूव करना. तो यहाँ पर पेशेंट को पहला डीप मसल रिलैक्सेशन कराया जाता है.
देन आफ्टर डीप मसल रिलैक्सेशन उनको जो फियरफुल सिचुएशन को एक्सपोज किया जाता है, देन वैसे फ्रीक्वेंट एक्सपोजिंग से पेशेंट अपना जो भी फियर है, एंग्जाइटी है, वो धीरे धीरे रिड्यूस करता है। दैट इज सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर पहला वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट फियर में जाते हैं। जैसे आपको एक सपना आता है, फॉर एग्जाम्पल हम छिपकली के बारे में बात करते हैं। छिपकली का नाम सुनने से कम डर लगता है, ठीक है, बट अब छिपकली सही में दिखेगा तो आपको रियल फियर लगता है। जब छिपकली आपके पास दौड़ के आएगा तो दैट फियर इज सम मोर। और फियर वही छिपकली आपके ऊपर गिरने से दैट फियर इज आउट बर्स्टिंग। सो ये ऐसे ही जो भी आपका फियर को हम वीकेस्ट फियर टू स्ट्रॉन्गेस्ट फियर का एक ऑर्डर बनाना है इसमें सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन में। देन हम उसका फर्स्ट फियर ऐसी वीकेस्ट फियर को रिड्यूस करते कैसे वैसा स्ट्रॉन्गेस्ट फियर भी रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, जो बच्चों को रोड करने के लिए बहुत डर लगता है तो उनको वही सिचुएशन में उनको माइंड डाइवर्ट करके मदर ने डेली रोड क्रॉस करवाती है। इसी तरीका से वो धीरे धीरे बच्चा रोड क्रॉस करने के लिए डर खत्म हो जाएगा। वैसे ये थेरेपी जैसे फियर ऑफ एनिमल्स में बहुत अच्छा यूज होता है, जैसे मैंने एग्जाम बोला छिपकली का। देन aversion therapy. Aversion therapy also one of the form of behavior therapy. यहाँ पर patient is conditioned to avoid an undesirable behavior or symptoms by associating with them with a painful situation or unpleasant experiences, such as putting a bitter taste on nails or tongue for nail biting. जैसे यहाँ पर कोई भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है, पेशेंट को पेनफुल सिचुएशन से एक्सपोज कराते हैं। जैसे मुंह में नेल में खाड़ा लगाते हैं, कड़वा, या टंग में कड़वा लगाते हैं, उससे बच्चे को नेल बाइटिंग करने में कड़वा के कारण वो दोबारा नेल को नहीं बाइट करेगा। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है। ये थेरेपी मोस्टली अल्कोहल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, चिल्ड्रंस बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में यूज हो सकता है। एंड अवर्शन थेरेपी मैंने जैसे बोला था, अल्कोहलिज्म, ट्रांसेक्टिज्म, कंपल्सिव अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर लाइक होमोसेक्सुअलिटी एंड अदर सेक्सुअलिटी डिविएशंस में यूज किया जाता है। ये सेशन रहता है 20 से लेकर 40 सेशन दिया जाता है। एक एक सेशन 1 आवर में रहता है। सो आफ्टर द कंप्लीट ट्रीटमेंट एक बूस्टर सेशन भी दिया जाता है। देन assertiveness. Assertiveness is nothing but opposite to aggressiveness. तो assertiveness ट्रेनिंग में ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है कि आपके गुस्से को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे एक सिचुएशन में आपको बहुत गुस्सा आता है तो हाउ यू हैव टू रिएक्ट पॉजिटिवली इन दैट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ये भी assertiveness ट्रेनिंग में आपको ये सब की ट्रेनिंग दिया जाती है। तो यहाँ पर जो भी आपका जैसे एक सिचुएशन है उसमें आपको एकदम बहुत गुस्सा आता है, so but you have to show a appropriate response that should be in positive, ठीक है। so यहाँ पर assertiveness ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, आप नर्स और थेरेपिस्ट और पेशेंट को एक सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं। उस सिचुएशन को पेशेंट को बोला जाता है हाउ यू वांट टू रिएक्ट, यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, मतलब एक्चुअली ही हैज टू रिएक्ट। जैसे पेशेंट को बोलेंगे कि रिएक्ट करने से उनको गुस्सा आता है, so he has to show his angerness towards the nurse. By the way, the nurse and therapist can comes to know that in which type of situations patient gets aggressiveness. So based on that behavior training will be started by role playing. Then with that role play that can be applied into the real life situations. This is very very useful therapy. Assertiveness training is very very useful for even for us also it is very necessary. We have to learn to be response appropriately in typical situations, in complicated situations. So यहाँ पर मेन अटेंशन रहता है
इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने में. Most of the assertiveness trainings are behavioral rehearsals in which the patient act out problematic interpersonal interactions with the nurse and therapist. After that role-playing specific maladaptive behavior, then we can identify that maladaptive behaviors. Then we can change the behavior that can be adapted. This training will be very much useful for patients with bulimia nervosa, major depression, mentally healthy and mentally ill persons also. Then cognitive behavior therapy. It is also one of the therapeutic approach based on the idea that emotional problems in an individual arises due to faulty ways of thinking, distorted attitude towards the oneself and others. यहाँ पर इमोशनल प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे जल्दी गुस्सा दिखाना, जल्दी सैडनेस होना, जल्दी एंक्शियस होना, ये सब का रहता है. सो यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है कि he is thinking wrong, maybe negative thinking, maybe misunderstanding, so that he is showing different attitude towards oneself and others. तो यहाँ पर main role of the therapist is to guide the patient to correct and revise his perceptions and thoughts. यहाँ पर मेनली हम hallucinations के बारे में बात करते हैं. Hallucinations में उनका पेशेंट का जो थॉट्स हैं एंड परसेप्शंस आर रॉन्ग. तो यहाँ पर पेशेंट को हमने गाइड करना है, हाउ ही हैज टू थिंक राइटली एंड ही हैज टू रिवाइज हिज परसेप्शंस एंड थॉट्स. यहाँ पर हमको रियलिटी दिखाना है. So this helps to patient to change his thoughts and feeling of behavior about him. So with this cognitive behavior therapy, patient can change his thoughts, feelings or behavior. ये सब change करेगा. So cognitive therapy is considered very effective in the treatment of depression and adjustment difficulties. And implosive therapy or flooding. It is the behavior therapy technique of positive systematic desensitization. No prior relaxation techniques are taught to the patient. Impulsive therapy में हम यहाँ पर बात करते हैं systemic desensitization में. Systemic desensitization में पहले deep muscle relaxation करवाते हैं, उसके बाद पेशेंट का जो भी fearful object को expose करते हैं. बट यहाँ पर without any relaxation technique, the therapist start the patient. In this therapy, individual is exposed directly to the maximum intensity situation, either an imagination or in real life. यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टली जो इंसान को जिससे फियर है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फियर प्रोड्यूसिंग सिचुएशंस को डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं विदाउट एनी मसल रिलैक्सेशन थेरेपी. So maybe either imagination maybe या real life में. So the patient gradually feels no actual danger in the situation. तो उससे पेशेंट को लगता है कि जैसे पेशेंट ने सोचा था उतना डेंजर नॉर्मल सिचुएशन में नहीं. तो हम यहाँ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देखेंगे. Thoughts will create the feelings. Feelings can create the behavior. Behavior creates the thoughts. So by the way, the person is showing his attitude and behavior. So अपना जो भी thoughts जो हम सोचते हैं वही feelings आते हैं, वही feelings को हम क्या करते हैं behavior में दिखाते हैं. So by using this cognitive behavioral therapy, these thoughts and feelings and behavior can be changed. Sorry. Example यहाँ पर देखते हैं. Person if they having a fear of छिपकली, तो ये थेरेपी के सेशन में क्या होता है, रबर छिपकली को ले जाके पेशेंट के पास टेबल पे रख देते हैं. तो पेशेंट तो पहले तो देख के स्केयर हो जाएगा, बट he will start gradually handling the rubber lizard. तो उससे उनका जो fear है it will go off. Then positive reinforcement. It is a stimulus or stimulus situation which is given to a patient or individual after the response. So यहाँ पर stimulus is given after the response. It is on the basis that the strength of the response is increased and that the response will be appear again. As soon as the infants get up and walk,
The mother claps and gives the infant a piece of chocolate to enjoy. So this is the positive reinforcement therapy. तो यहाँ पर उनको स्टिमुलस बेस्ड सिचुएशन दिया जाता है सो दैट पेशेंट गेट्स द एंकरेजमेंट. जैसे छोटा सा बच्चा उठने से उनको अच्छे से प्यार देके उनको पीस ऑफ चॉकलेट देने से दैट इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ही विल गेट encouragement so that he will be active throughout the day. He will obey the mother and he will develop that positive attitude towards the mother. That is a positive reinforcement therapy. So it can be done by three: response shaping, modeling and token economy. तो response shaping में क्या होता है, उनको जो पेशेंट का जो बिहेवियर को एक शेप देने के लिए एंड टू इंक्लूड गुड रेस्पॉन्सेस among the patient and to avoid the maladaptive behaviors. यहाँ पर पॉजिटिव reinforcement यूज किया जाता है. तो ये थेरेपी मोस्टली मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट्स को दिया जाता है. यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं. शुभम 14 ईयर्स है, उनकी इंटेलिजेंस लेवल है वो 5 years old चाइल्ड. So he had never done any of these activities such as washing after defecation, wearing shoes or socks. तो बच्चा का आदत ही नहीं है कि वो मोशन पास करने के बाद हाथ धोना, शू और सॉक्स पहनना, ये सब उनका आदत ही नहीं रहता है. सो द थेरेपिस्ट ट्रेन द फैमिली मेंबर्स टू एनकरेज द शुभम टू वियर हिज सॉक्स एंड शूज. व्हेन ही वियर्स देम ही शुड टेकन ऑफ ए राइड व्हिच ही एंजॉयज मैक्सिमम. सो जब भी वो अपने से सॉक्स और शू पहन लेता है उनको उनकी पसंद का काम कराना चाहिए, जैसे कार में घुमाना, गाड़ी में घुमाना या चॉकलेट देना. So he will develop the maximum. By the way, he can encourage us to learn those behaviors which have never learned. By this way, the child can learn the things वो जब आपने जो भी पहले नहीं किया गया था, जैसे मोशन करने के बाद वॉश करना या अपना शू और सॉक्स पहनना, कपड़ा पहनना, ये सबकी एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी टेक्निक है. Then modeling. Modeling also one of the behavior therapy technique. It mainly focusing on the observation. The client watches someone else perform a particular action such as answering telephone. So by the seeing one person is answering telephone, the same way the person who is seeing, he will also learn by seeing that model. So this is nothing but modeling. Modeling is a form of social learning, is often called as observation learning. मतलब एक सिचुएशन को ऑब्जर्व करके पेशेंट में भी वही डेवलप कराना. Then token economy. It is also behavioral therapy programs usually conducted in hospitals and classroom settings. ये हॉस्पिटल या क्लासरूम सेटिंग्स में यूज किया जाता है. This is desired behavior is reinforced by offering tokens that can be exchanged for special food, games, points and other rewards. जैसे हम बच्चे को जितना वो पॉजिटिव पॉइंट्स गेन करेंगे उनको उतना टोकन मिलेगा, उनसे वो अपना पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं. चलिए हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं. पेशेंट विद स्किज़ोफ्रेनिया डज नॉट मेंटेन पर्सनल हाइजीन. द डे ही मेंटेन्स ही गेट ए टोकन एज अ रीइंफोर्समेंट दैट ही कैन वॉच द टीवी. जब स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट कभी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, जिस दिन वो अच्छा से तैयार होके आएगा तो उनको एक टोकन मिला जाएगा, उनसे वो टीवी देख सकता है when he decides. So like this he is able to collect many tokens and adapt behavior which is socially acceptable, like maintaining personal hygiene. Sometimes in return the tokens to a patient may exchange then by asking for parole. So this is token. Thank you. Hope you all understood. To take down the notes, if you have any doubts, you go through Shivani textbook and you can ask me. Thank you.